तो चलिए जनता की आवाज़ में फिर एक बार हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि अभी आगामी समय में चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के सभी जनप्रतिनिधि जो है वो अपनी कमर कस चुके हैं। और कमर कसने के बाद आज हमारे साथ हमारे कार्यालय में एक और जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। शमसुल जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद आपका जी, अभी आप देख रहे हैं और विगत 4 वर्षों से देखा जा रहा है तो कांग्रेस की सत्ता सरकार है, और वही अगर पिछले 15 साल देखा गया तो बीजेपी की शासन थी। आपकी इस कार्य पे, इन दोनों के कार्यकाल पे आपको किनकी नीति और किनके कार्य सहज और सुरक्षित साबित हो रहे हैं? मैं तो आपको पहले बताना चाहूँगा कि अभी 4.5 साल हो गया कांग्रेस का, है ना। और अभी 1 महीने बाद चुनाव है तो लगभग तो 5 साल ही हो गए। और जो दोनों की नीतियां हैं, दोनों के जो वादे हैं ना, वो सिर्फ जुमले सिद्ध हुए हैं, किसी के धरातल में पूरे नहीं हुए। क्योंकि अभी मैं चुनाव प्रचार में निकला हूँ, ठीक है, ग्रामीण जाते रहता हूँ, क्योंकि मेरे को जो पार्टी ने एरिया दिया है, शहर का दिया है, जैसे मैं शहर जिला अध्यक्ष हूँ बीजेपी कांग्रेस से वर्तमान में। तो जब मैं ग्रामीण में जो समस्याएं रहती है, कई बार आप भी मेरे साथ गए हैं कि मैं चौकी के अंदर तक के जाके लोगों की समस्याओं का निर्धारण किया है मैंने। लेकिन जब अब मैं धरातल में उतर के डोर टू डोर जा रहा हूँ घर में, ग्रामीण एरिया में, तो पता चलता है कि भूपेश बघेल जी की जो योजना है टोटल फेल। किसी किसान को पूरे तरीके से उसका समर्थन मूल्य, बोनस नहीं मिला है, क्योंकि वादा कांग्रेस सरकार ने किया था। खैर, रमन सिंह जी तो 2100 का वादा करके 1400 से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए, और भूपेश बघेल जी 2500 का एक मुश्त देने का वादा किए थे, किस्तों में बांट रहे हैं। वो किसान तो क्या करेगा, और बारदाने का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो मेरे को तो दोनों के वादे सिर्फ लुभावने लगे। और बीजेपी शासन काल में मात्र जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो पूंजीपति लोग हैं ना, उनका जेब भरा है। आप आज भी चले जाओ, चाहे वो बीजेपी शासन काल का हो या कांग्रेस शासन काल, रेत घाट और ऐसे बड़े बड़े जो जहां नीचे से टेबल के नीचे वाला जो पैसा है, जहां पे झटके से पैसा छीना जाता है, वहां पे मात्र आपको बीजेपी के और अब कुछ कांग्रेस के आपको दिखेंगे काम करना। वहीं पर ही अगर देखा जाए तो लगातार रेत और मुरूम की माफियाएं भी इस प्रकार के कारोबार को लेकर के सड़कों पर आ चुकी है, और वो बहुत धड़ल्ले से चल रहे हैं। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो जो पीडीएस के चावल होते हैं उस पे घोटाले भी लगातार नजर आ रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जैसे प्रॉपर हम लोग को वर्क रहता है, तो जिस विभाग से रिलेटेड समस्या हमारे पास आती है, हम लोग आमतौर पे उसी समस्या का समाधान कराने जाते हैं। अब खाद्य विभाग, और खाद्य विभाग के अंदर एक और विभाग होता है, आपको बताना चाहूंगा, विपणन शाखा। एक बार मैं आपके साथ वहाँ गया भी था, आपको याद होगा शायद, पिछले साल वहाँ के अधिकारी की कुछ गड़बड़ियाँ मिली थी, हम गए थे, आप पहुँचे थे वहाँ पे, आपका शुक्रिया करना चाहूँगा उसके लिए मैं। दूसरी बात, ये जो खाद्य विभाग है, ये ऐसा छुपा हुआ विभाग है ना, इसकी जो कमियां है ना, वो लोगों को फट से दिखाई नहीं देती। वो तो आप आज ये वाली बात तो खोल रहे हैं, और हम जैसे कुछ जानकार लोग जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो पता चलता है सरकार के चावल को, यही राजनांदगांव में स्थित है नंदई चौक, वहां बड़े व्यापारी लोग, यहाँ सरकार चावल दे रही है, वहां जाके लोग चावल को बेचते हैं सरकारी, और वहां से एक्सचेंज में दूसरा चावल लेते हैं। पूरे तरीके से खाद्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, खनिज विभाग हो, आबकारी विभाग हो, और ऐसे तमाम विभाग, पीडब्ल्यूडी, सब विभाग के अधिकारी पूरे तरीके से करप्ट हो चुके हैं। सब पूंजीपतियों और निवेशकों के गुलाम बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम जो मुख्यमंत्री है, आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप उस पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आपने भी तमाम प्रदर्शन किए हैं बहुत सारे विषयों को लेकर के, मामलों को लेकर के, लेकिन क्या ये कहना उचित होगा कि आपकी पार्टी के द्वारा अभी तक के विधानसभा टिकट के लिए प्रत्याशी जो होते हैं, दावेदार जो होते हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं? देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे कि सबसे पहले भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए जी, और उसके बाद आपका मेरे ख्याल से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए। कांग्रेस आज करेगी, कल करेगी, परसों करेगी, सबका चल रहा है। तो वैसे ही पिछले बार हमने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, हमने अपना शपथ पत्र जोगी जी ने हाई कोर्ट से 100 रुपए के स्टाम्प में ला दिया था, और आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, मतलब कांग्रेस सरकार ने उसको कॉपी कर लिया। हमारे प्रत्याशियों की जानकारी हो गई, तो कई लोग मेरा भी, तो इस बार हम
वो गलती नहीं दोहराने वाले। और आप ये नहीं कह सकते कि हमको प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमने घोषणा की नहीं है ना, अभी समय खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास पूरे 90 विधानसभा में प्रत्याशी हैं, पर हमारे प्रत्याशी अपने टिकट और अपने लालसा के लिए नहीं मर रहे हैं। जैसे कई लोगों ने हमारी पार्टी से दूसरे बड़ा, तो चुनाव का समय आना जाना लोगों का लगे रहेगा। तो हमारे पार्टी का सिर्फ एक सिद्धांत है कि हमारी पार्टी नीचे तबके के लोगों को, गरीब की आवाज, मजदूर की आवाज बनती है। और जो मेरा सिंगल एजेंडा है राजनीति में आने का, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। कहीं भी जाके फॉर्म भर के मैं अपनी नौकरी कर सकता था। 50,000 रुपए की नौकरी मुझे अभी भी कहीं भी मिल जाएगी। पर मेरा एक उद्देश्य था, जब मैं लोगों को देखता था मेरे एक्सीडेंट के बाद, तो एक तरीके से मैं खुद, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी क्या होता है कि बेड में रहता है, तो यार कुछ भी चीजें हो जाए, तो मैं वहां पे ये चीजों को समझा। पूरे 365 दिन में बेड में था। आप मेरे मित्र भी रहे हैं पहले, आप सब चीजों को जानते हैं। उस बेड से मैंने ऐसे लाचार लोगों को देखा जो अपना काम करना चाहते हैं, पर अपनी गरीबी के चलते और अपनी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के चलते कुछ काम कर नहीं पाते। जो विद्यार्थी कुछ कहीं और पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर टैलेंट भरा है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, इन सब चीजों को देखते हुए कई लोगों के घर में खाना नहीं बन रहा है, एक टाइम का बनता है तो दूसरे टाइम नहीं बनता। दूसरा, उनके घर में अगर खाना बनाने के लिए उनके पति देव कमाने जाते हैं तो आधा पैसा शराब में उड़ा देते हैं। जैसा कि इसी बात से मैं आपको बताना चाहूंगा कि शराबबंदी का वादा भी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया था, लेकिन शराबबंदी नहीं की। महिलाओं को उम्मीद थी कि हमारे घर का पैसा हमारे घर में आएगा। आज स्थिति कई जगह की हो गई है कि उनके घर की महिला कमाने जा रही है और उसके पेमेंट को भी उनके पतिदेव उनके लाने के बाद दारू पी के उड़ा देते हैं। अच्छा, तो आपके अभी आप विधानसभा की आप दावेदारी कर रहे हैं, तो आपके दावेदारी पे मुख्य आपका जो एजेंडा है, मुख्य आपका उद्देश्य है, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय अमित जोगी जी ने एक नारा दिया है। एक्चुअली हम लोग ने जो शपथ पत्र दिया है लोगों को, लोग अभी घोषणा पत्र दे रहे हैं, हमने शपथ पत्र दिया है। तो उस शपथ पत्र के माध्यम से अमित जोगी जी ने एक कोटेशन दिया है। हर पार्टी का एक कोटेशन होता है, वैसे हमारी पार्टी का एक कोटेशन है कि 10 कदम और गरीबी खत्म। 10 पॉइंट के वादे किए हैं, उस 10 पॉइंट में जनता हमारा साथ दे और अमित जोगी जी उनकी गरीबी खत्म कर देंगे। क्या हम वादों को जान सकते हैं? वादे को मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादातर वादों को। पहला वादा तो हमारा किसानों के लिए है, जैसे कि भूपेश बघेल जी का मैंने आपको पहले ही जिक्र किया। वादा तो किया, समर्थन मूल्य भी धान का देने की कोशिश की, पर एक मुश्त नहीं दिया। तो उन्होंने 2500 दिया था। तो अब महंगाई जैसे बढ़ी है, कोरोना के बाद आप भी जानते हैं कि हमारा राज्य और हमारा देश और पूरा विश्व कोरोना की जैसी महामारी से किस तरीके से गुजरा है। आप भी जानते हैं, हम सबके घर की स्थिति भी उस हिसाब से अच्छी नहीं हुआ करती थी कोरोना से निपटने के लिए, क्योंकि हम लोग एक मध्यम वर्ग और मध्यम परिवार से आते हैं। तो हम लोग के लिए वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी कोरोना, लेकिन वो तो ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाले का करम है कि हम लोग सब से सेफ बैठे। हम लोग वापस से हमारा कारोबार और हम लोग के काम धाम सब हम लोगों ने पकड़ लिया है। तो वैसे ही पहली योजना ये है कि अब महंगाई को देखते हुए हमारी पार्टी किसानों को 4,000 रुपए समर्थन मूल्य एक मुश्त देगी सरकार बनते ही। दूसरी योजना, जिस घर में बेटी पैदा होगी उस बेटी के नाम से तत्काल हमारी सरकार 1 लाख रुपए का तत्काल उसका एक बीमा करवाएगी। 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए देगी। और जो ST-SC वर्ग से आते हैं, मतलब नीचे कास्ट से आते हैं, ST-SC वर्ग से जो आते हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए की बीमा करवाएगी। तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, एक योजना ऐसी है कि जितने जगह जो एक झूठा वादा आदरणीय बघेल जी ने किया था कि शराबबंदी का, तो हम एक तत्काल प्रभाव से, जैसे कई बार बोलते हैं, कुछ जगह ऐसा भी पूछा गया है, अमित जोगी जी से ही पूछा गया है कि तो फिर मदिरा प्रेमी आपको कैसे वोट देंगे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में मदिरा पंथ। अमित जोगी जी ने क्लियर अपना एजेंडा स्पष्ट रखा कि वादा हमारा जो पुराना शपथ पत्र में था, इन लोग कॉपी किए थे, हम आज भी उसके साथ स्टैंड है। शपथ पत्र के माध्यम से हम लिख के दे रहे हैं कि तुरंत शराबबंदी करेंगे, और जहां जहां पे शराबबंदी हमारे ठगेश बघेल सरकार जी ने खोली है ना, वहां पे हम लोग दूध की दुकान खोलेंगे। और आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि गुजरात में, आपके घर में भी अमूल दूध आता होगा पैकेट, उस तर्ज पे गुजरात में अमूल का एक ब्रांड चल रहा है। वो अपने स्टेट को 35,000 करोड़ रुपए अमूल दूध से कमा के उत्पादन करके देती है। तो जैसे भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ को शराब से 6,000 करोड़ रुपए कमा के देते हैं, हम 36,000 करोड़ रुपए अपने राज्य को देंगे अमूल दूध के प्रणाली करके। और वहां पे हम लोग रोजगार भी देंगे, जेंट्स को भी देंगे और महिलाओं को भी देंगे। अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो 15 साल के
मुख्यमंत्री रहे हुए हैं डॉक्टर रमन सिंह, वो अभी राजनांदगांव के विधायक है और फिर से अब विधानसभा की चुनाव करीब आ गई। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि ये डॉक्टर रमन सिंह का ऐसा कौन सा कार्य छूट गया है जिसको आप विधायक बन करके पूरा करना चाहते हैं? मैं तो आपसे सिर्फ पहले तो ये कहना चाहूंगा कि 15 साल में रमन सिंह जी ने वास्तविकता में चेंज तो किया राजनांदगांव को, इस झूठ और डिनाई कोई नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे निर्माण कार्य भी हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कांग्रेस वालों के टाइप मैं नहीं करूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य ये है कि दबे कुचले लोगों की आवाज को ऊपर उठाना, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको कहना चाहूंगा, रमन सिंह जी ने 15 साल में जरूर कार्य किया। आप आरटीआई लगाइए, इनके हर कार्यों में जो ठेकेदार हैं वो इनके पार्टी से हैं, वहां जो बिल्डिंग मटेरियल डला है इनके पार्टी के लोगों को डला है। आप एक एक मापदंड को चेक तो करिए। आपके सामने में बूढ़ा सागर में इंटरलॉकिंग की गई है, भसक गई थी यहीं पे दीवार, मैंने इसका भी विरोध किया था। और इसमें कुलबीर छाबड़ा जी भी इन्वॉल्व हैं। उन्हीं के पार्टी के एक जन आदमी ने उनसे जब प्रश्न पूछा तो उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाए जा रहे हैं। आदरणीय कुलबीर सिंह छाबड़ा जी अभी यहाँ शहर अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, तो जवाब देने के बजाय उन्हें हमने पार्टी से बाहर कर दिया। रमन सिंह जी के 15 साल में उन्होंने कार्य तो किया है, लेकिन हर कार्य में भ्रष्टाचार है। और उसके उपरांत जब आप आओगे कि मुझसे पूछने क्या करना चाहते हैं, तो मैं बताऊंगा कि पिछले 5 साल में आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछले समय मारवाही उपचुनाव में मैं मारवाही गया हुआ था, जिसमें अमित जोगी जी को भूपेश बघेल जी ने लड़ने नहीं दिया, जबकि अजीत जोगी को सोनिया गांधी, उसी कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस ने अजीत जोगी जी को आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता घोषित किया था। और 4 वहां पे आज मतलब आपके पिता आदिवासी हैं और आप आदिवासी नहीं हो, ये कोई बात होती है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये संभव है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये संभव नहीं है। लेकिन लड़ने नहीं दिया गया। तो रमन सिंह, तो अजीत जोगी जी के आप वहां एरिया में जब जाओगे तो लोगों का कहना है कि जब अजीत जोगी जी सीएम थे तो उस मारवाही का एक एक गांव का एक एक आदमी सीएम के बराबर ताकत रखता था। हर आदमी अजीत जोगी को आधी रात को फोन करके कि मेरा ये काम करवाता था, तो अजीत जोगी वहां बैठे बैठे अपना काम को करवाते थे रायपुर से। तो विधायक और सीएम इस तरीके का होता है कि अपने काम को करवा पाए। रमन सिंह जी तो भूपेश बघेल जी हमको ये नहीं देते, केंद्र के ऊपर थोपते हैं। अगर आप पिछले 4.5 साल में 5 साल में अपने क्षेत्र के कार्य को एक करा नहीं पाए, रमन सिंह जी एक वार्ड और एक घर तक पहुंच नहीं पाए, सिर्फ आए हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ता, कभी शादी कभी हैप्पी बर्थडे तक में आजकल जा रहे हैं। आजकल उनके बेटों का तो अभिषेक सिंह जो है उनका तो मैंने ये देखा है कि एक एक गणेश पंडाल में स्वयं पहुंचे हैं। पहले तो सिक्योरिटी मतलब मिलने में भी समय लगता था लोगों को, आजकल एक एक जगह जा रही है, उनकी स्थिति है भैया। तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए और राजनांदगांव के दबे कुचले गरीब लोगों के लिए मैं उनकी आवाज़ बनना चाहता हूँ, इसलिए विधायक बनना चाहता हूँ। अगर विधायक बनूंगा तो भी आवाज़ उठाऊंगा, और नहीं बनूंगा तो आप जानते हैं मेरा कार्य कैसा है। राजनांदगांव को बताने की जरूरत नहीं है कि शमसुल आलम ने अकेले क्या किया है, सबको पता है मैंने सबके लिए लड़ाई की है। और एक लाइन बस आपको बोलना चाहूँगा, अगर मेरा विधानसभा है, अगर मेरे विधानसभा में विधायक बनता हूं तो प्रत्येक घर मेरा घर है। अगर किसी घर में चूल्हा नहीं जला और वो खाना नहीं खा पाए और मेरे तक बात पहुंची तो ये मेरे लिए बड़े क्षोभ का विषय है, और उसको तत्काल प्रभाव से उसके घर में राशन पानी तेल दिया जाएगा। मेरे विधानसभा का एक आदमी भी किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रहेगा सरकार। तो चलिए, ये अभी आप सुन रहे थे जनता जोगी कांग्रेस के शमशुल आलम, जो अपने कार्यों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अभी राजनांदगांव में प्रचलित है। लोग इनको देख रहे हैं, इनके कार्यों को समर्पित भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी अब आगामी समय में चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के लोग कितना इनकी बातों को मानते हैं। वादे तो हजारों और सैकड़ों किए जाते हैं, लेकिन अब इनके द्वारा जो वादे किए जा रहे हैं, इनकी पार्टी के बैनर तले जो वादे किए जा रहे हैं, क्या वो पूरे हो पाएंगे? एक सवालिया निशान है। सीधी बात में मैं यूआरवाई सीजी न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव।